सुविधाओं में बढ़ोतरी इनमें एक बड़ा मुद्दा था। इसके प्रति भी सरकार ने अपनी दृढ़ता जाहिर की थी और यही वजह थी कि जब सरकार का पहला बजट पेश हुआ तो रेल टिकटों के किरायों में वृद्धि की गई। दलील ये दी गई कि उन पैसों से रेल यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज हम बात कर रहे हैं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से। हम इनसे सवाल पूछेंगे आपकी तरफ से और ये सरकार की तरफ से हमें बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो सका। मनोज जी, ऐसा क्यों नहीं हो सका? आपने पिछली बार टिकटों में बढ़ोतरी की, अब नया रेल बजट पेश करने वाले हैं आप, तो रेल यात्रियों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाई? मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ जी। और पिछले वर्ष जो रेलवे की स्थिति थी, अगर किराया न बढ़ता तो शायद देश में रेल चल पाती, इसके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। और मैं कह सकता हूँ कि पिछले 8-9 महीनों में रेलवे में काफ़ी सुधार हुआ है। सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और अभी भी इसमें बहुत सारी गुंजाइश है। तो ये दावा मैं नहीं करता कि सारी समस्याओं का समाधान एक बजट से हो जाएगा, क्योंकि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, लेकिन निश्चित रूप से सुधार की दिशा में रेलवे काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। चलिए, आपकी बात से इनकार नहीं करूंगी चूँकि आप काम कर रहे हैं, पर यह सवाल मेरा ज़रूर है कि जो सबसे बुनियादी चीज़ें होती हैं, सफाई, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने अभियान भी चलाया, स्वच्छ भारत अभियान। रेलवे में गंदगी सबसे बड़ी समस्या है और यात्रियों को हर दिन इससे रूबरू होना पड़ता है, जिससे उनकी यात्रा बहुत कष्टकारी हो जाती है। तो सफाई के मद्देनज़र काम क्यों नहीं हुआ? आप पूर्वाग्रह से ग्रसित लग रही हैं। सफाई में काम नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगता है कि ये आपका आरोप है जो बेबुनियाद है। मैं मानता हूँ कि सफाई के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। ये ठीक है कि देश के विभिन्न भागों में आप जाएंगी तो अलग अलग प्रकार के दृश्य देखने को मिलेंगे। बहुत ऐसे भाग हैं जहाँ काफ़ी साफ सफाई दिखती है, कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ उतनी सफाई नहीं दिखती है। तो सफाई के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। पिछली बार बजट एलोकेशन में भी उस मद में काफ़ी वृद्धि की गई थी। 50 स्टेशनों को हमने प्राइवेट लोगों को दिया हुआ है, जैसे आपका नई दिल्ली स्टेशन है। तो मैं मानता हूँ कि अनेक स्थानों पर सफाई का अच्छा इंतजाम किया गया है। एक IVRS भी हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ गाड़ियों में लागू किया है, जिनमें स्टेशन की सफाई, गाड़ी की सफाई के बारे में हमको यात्रियों का सीधा फीडबैक मिलता है। वर्तमान रेल मंत्री जी ने उसको विस्तार दिए जाने का निर्णय लिया है। तो मैं समझता हूँ कि यात्रियों की कठिनाई क्या है, इससे हम पूर्णतः अवगत होते रहते हैं और उस दिशा में हम प्रयत्न भी करते हैं। मैं मानता हूं कि ये एक निरंतर चलने वाला काम है स्वच्छता का, और रेल की दो जो पटरियां हैं उन्हीं की तरफ सफाई भी चलनी चाहिए और गंदगी भी नहीं करनी चाहिए। ये दोनों साथ साथ चलेंगी तो मुझे लगता है कि अभियान पूरी तरह सफल होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपने अभी नई दिल्ली स्टेशन का नाम लिया। नई दिल्ली स्टेशन पे जहाँ खाना बनता है, एक रेल यात्री जब रेल यात्रा के लिए निकलता है तो उसकी दो ही मांग होती है और दो ही उम्मीद करता है, साफ़ सफाई हो, खाना अच्छा मिले और उसे सुरक्षा मिले, सुरक्षित यात्रा करे, अपने गंतव्य तक पहुँचे। लेकिन नई दिल्ली स्टेशन से संबंधित हमने एक खबर दिखाई थी अपने ही चैनल पर कुछ दिनों पहले। वहाँ जो किचन है, जहाँ बर्तन धोए जाते हैं, वहाँ काम करने वाले जो कुक हैं वो उसे बाथरूम की तरह इस्तेमाल करते हैं। गंदगी का ढेर लगा पड़ा है, वहाँ नीचे कीचड़ जमा हुआ है। जो एक आहार योजना शुरू की गई थी, पिछली सरकार ने शुरू की थी, वहाँ पे भी खाने में गंदगी उसी तरीके से मिलती है। तो ये छोटी छोटी उम्मीदों को पूरा करने के लिए कितना वक्त चाहिए? ये तो तुरंत ख़त्म की जाने वाली प्रक्रिया है, इसके लिए निरंतरता की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये सफाई तो निरंतरता का विषय है। मैं नहीं, अगर एक छोटा सा घर भी किसी के पास है तो मैं समझता हूँ कि नित्य सफाई की उसको ज़रूरत पड़ती है, और इतने बड़े नेटवर्क में तो ये काम निरंतर चलने वाला है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, तो अब यात्रियों के पास कई विकल्प रेलवे ने उपलब्ध करा दिए हैं, और किसी भी क्षेत्र में प्रतियोगिता जब बढ़ा दी जाती है तो मुझे लगता है कि परिणाम अच्छे आते हैं, और वही काम भारतीय रेल के खान पान सेवा में भी किया गया है, और इससे निश्चित रूप से बेहतरी होगी। आपने अभी निवेश बढ़ाने की बात की रेलवे में, लेकिन जो फाइनेंशियल कमीशन है उसने मना कर दिया है कि निवेश नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि देश की भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। ऐसे में किस तरीके से निवेश बढ़ाएंगे? आपने कहा कि अभी एक जवाब में आपने कहा कि कई तरह के अगर ऑप्शन मौजूद होते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, तो क्या इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर आप जोर देंगे इस बजट में? मुझे लगता है कि मेरी बात आपने समझी नहीं। मैंने कहा कि खाने का कई विकल्प उपलब्ध हो गया है, उस बात को आपने दूसरे ढंग से समझ नहीं, खाने के विकल्प उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन जो कंपनियां मुहैया करा रही हैं
वो कंपनी कौन होगी? क्योंकि जो सरकारी खान पान मिल रहा है उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। और आपने कंपटीशन की बात कही, आप समझाइए, मैं समझने के लिए बैठी हूँ। आप लग रहा है कि बात को घुमाने की कोशिश कर बिल्कुल नहीं, मैं समझने के लिए बैठी हूँ। मैंने कहा कि खाने के कई विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। आप अपने ट्रेन के साथ अपना मील भी बुक कर सकती हैं, ये सुविधा दे दी गई है। आज भी अखबारों में प्रमुखता से छपा है। हल्दीराम से लेकर मैकडॉनल्ड तक सारी चीज़ें भारतीय रेल में उपलब्ध हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जो मैं कहूँ कि प्रसिद्ध चेन्स हैं खाने की, उनको हमने आमंत्रण दिया है और उसमें से अधिकांश ने सहमति दी है और वो यात्रियों के लिए अब उपलब्ध भी हो गया है। तो मैं मानता हूँ कि जब लोगों के पास विकल्प उपलब्ध है, ऑन बुकिंग लोग खाने की करने लगेंगे, तो जो पेंट्री कार वाले हैं वो भी इस बात से चिंतित होंगे कि अगर खाना हम अच्छा नहीं बनाएंगे, हाइजीनिक नहीं रहेगा, तो लोग बाहर से मंगा लेंगे। तो ये प्रतियोगिता जिस क्षेत्र में आई है, परिणाम अच्छे आए हैं और वही काम हमने रेल में किया है। मनोज जी, मेरे बड़े मामूली सवाल हैं जिनसे लोगों का सीधा साबका पड़ता है। खाने की बात हमने की, आपने अपना पक्ष रखा, इसमें एक बेडरोल का भी मसला आता है। मैंने अपना पक्ष नहीं रखा, मैंने सच्चाई रखी। आप कह रहे हैं तो अभी मैं मान लेती हूँ। नहीं रहा हूँ, आप इसको चेक कर सकती हैं। नहीं, चेक करने के बाद ही मैं आपसे बात कर रही हूँ मनोज जी, क्योंकि लोगों को शिकायतें हैं। अब आप जब ये बात कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात, तो मैं समझने के लिए बैठी हूँ, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। आपने जब कहा कि जिस स्तर का खाना होना चाहिए, जिस स्तर की सफाई होनी चाहिए, मैंने उस पर कभी प्रतिवाद नहीं किया। मैंने कहा कि उसमें सुधार की निरंतर गुंजाइश है, लेकिन मैंने उसमें ये जोड़ा कि अब कई विकल्प उपलब्ध हैं, प्रतियोगिता हो गई है उसमें, और जहाँ जहाँ प्रतियोगिता हुई है वहाँ परिणाम अच्छे आए हैं। मनोज जी, जब भी रेल बजट पेश किया जाता है, देश के लोगों को ये उम्मीद होती है कि 2-3 चीज़ों से तो सरकार उन्हें निजात दिलवाएगी। टिकटों की कालाबाजारी से, लंबी वेटिंग लिस्ट से, स्टेशन पे जो अफरा तफरी होती है, भगदड़ मच जाती है, लोगों की जानें चली जाती हैं। तो इस रेल बजट में ऐसा क्या खास करेंगे आप, सरकार क्या करेगी कि इनमें से थोड़ी बहुत परेशानियों से लोगों को छुटकारा मिले, रेल यात्रा सचमुच मंगलमय हो? देखिए, रेल की जो असली बुनियादी दिक्कत है वो ये है कि आज़ादी के बाद जो हमारा पैसेंजर ट्रैफिक है वो 9 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। मैं कहूँ कि 10 गुना हो गया तो शायद मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। फ्रेट ट्रैफिक भी हमारा 7 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अनुपात में रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2.25 गुना बढ़ा है। तो इस बात को देश को समझना होगा, और ख़ास तौर से जो लोग मीडिया से जुड़े हैं उनको ज़रूर समझना होगा कि जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है ये नहीं भरा जाएगा, तब तक जब आप चाहें तब टिकट भी नहीं मिल सकता है। कंजेशन जिस तरह का भारतीय रेल नेटवर्क में हो गया है, जब तक उसे डीकंजेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक सुगमता से गाड़ियां नहीं चलाई जा सकेंगी। 125 करोड़ आबादी का देश है और उसके अनुरूप हमारे पास पर्याप्त नेटवर्क नहीं है। तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की काफ़ी रुचि है रेलवे में, और उनके नेतृत्व में वर्तमान रेल मंत्री जी 4-5 वर्षों में एक ऐसा नेटवर्क रेलवे का बनाना चाहते हैं जो देश के सामान्य यात्री की अपेक्षाओं के अनुरूप बन सके। तो इसलिए नेटवर्क में एक्सपेंशन, ये जो कंजेशन है इसे दूर करने के उपाय, ताकि यात्रा सुरक्षित और समय से हो सके, इस दिशा का एक रोड मैप इस बजट में होगा। और एक बात स्पष्ट रूप से देशवासियों को समझने की ज़रूरत है कि एक बजट से भारतीय रेल का काया पलट नहीं होता है, लेकिन हम उस एक अच्छी दिशा की शुरुआत होती है और उसमें कुछ कदम हम आगे बढ़ते हैं। बात सही है आपकी कि अच्छी दिशा की शुरुआत हो, लेकिन पिछला 1 साल गुजर गया, ये दूसरा रेल बजट है, लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई, इसलिए ये तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं। आपने कहा कंजेशन दूर करने के लिए, इसलिए इसके लिए क्या नई पटरियां बिछाई जाएंगी? वो सब किया जाएगा जो इसके लिए आवश्यक होगा। अब ये मैं आज बताऊं ये उचित नहीं होगा, क्योंकि कल रेल मंत्री जी संसद के माध्यम से देश को बताएंगे, लेकिन काफ़ी प्रभावी उपाय उसमें किए गए हैं। हर साल जब भी रेल बजट पेश होता है कुछ नई ट्रेनों की घोषणाएं होती हैं, तो इस बार कितनी उम्मीद की जाए, कितनी ट्रेनों की घोषणाएं हो सकती हैं? और अगर घोषणाएं होती हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजनीतिक कारणों से फैसले लेने के पक्षधर हम लोग नहीं हैं। पिछली बार कम समय मिला था, बावजूद इसके हमने बजट प्रस्तुत किया था, तो राजनीतिक कारणों से प्रभावित होकर के निर्णय नहीं लिए थे। एक तो भारतीय रेल की सच्चाई देश को बताई थी कि 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं 30 वर्ष 35 वर्ष पूर्व जो घोषित हुई वो अभी तक रेलवे पूरा नहीं कर सकी। हमने कोई नई परियोजना नहीं ली, हमने सर्वोच्च प्राथमिकता की 30 परियोजनाओं को चुना जो भारतीय रेल की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, देश की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और उन पर जो हमारे पास संसाधन था अधिकतम भाग उसका उपलब्ध कराया।
और उसका परिणाम ये रहा है कि अनेक परियोजनाएं पूरी हो गई। अभी रेलवे गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में परियोजनाओं में धन कैसे लगाएंगे, कैसे पूरा करेंगे, क्या रोड मैप बना रखा है सरकार ने? वो कल संसद को बताएंगे और संसद के माध्यम से देश को और आपको भी बताएंगे। आज बताना मुझे लगता है ये संसद की अवमानना होगी। चलिए, कम से कम ये तो बता सकते हैं आप कि लोगों के हित में सोच करके ये सरकार करेगी ऐसा काम, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के लिए जो आंदोलन चल रहा है तो लोगों के दिमाग में ये छवि बनने लगी है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आम लोगों की समस्याओं के बारे में नहीं सोचना चाहती, पूंजीपतियों की सरकार हो गई है। तो क्या रेल बजट में पूंजीपतियों का असर दिखेगा या आम आदमी के हितों का ध्यान रखा जाएगा? मैंने अनेक बार दोहराया कि सामान्य यात्री और भारतीय रेल के हित में ही निर्णय किए गए हैं और बजट का मुख्य थ्रस्ट भी वही होगा। सामान्य यात्री होगा, भारतीय रेल का हित होगा। तो लोग ये उम्मीद रखें कि इस बार का जो रेल बजट है वो लोगों के उम्मीदों के अनुरूप होगा, उन्हें निराशा हासिल नहीं होगी? निराशा का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक भूमि अधिग्रहण बिल की आपने चर्चा की तो मैं समझता हूँ कि भूमि अधिग्रहण बिल या तो लोगों ने देखा नहीं है और या उसको समझने की कोशिश नहीं की है। पिछली बार जो भूमि अधिग्रहण बिल इस देश में लागू हुआ है, मैं आपको जिम्मेदारी से बात कहता हूँ कि तब से लेकर के आज तक इस देश में एक लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ। अगर देश में विकास को आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से उसमें संशोधन करना ही होगा। और ये सुझाव अगर आप पूरे विस्तार से देखें, जब मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई हो तो महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान जी मुख्यमंत्री थे, ज़रा उनका नोट पढ़िए कि उन्होंने क्या लिखा है। केरल में कांग्रेस की सरकार है, उनसे उनका नोट देखिए कि उन्होंने क्या लिखा है। और जो लोग आज झंडा ढो रहे हैं, ज़रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का पत्र पढ़िए तो मुझे लगता है कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हाँ, ये ठीक है कि हमारे अंदर कोई जिद नहीं है सरकार के अंदर। अगर कोई अच्छा सुझाव कहीं से भी आएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। और अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करते हैं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से।